आ जाते हैं तो हमारी एक भी नहीं सुनते हैं। समझ रहे हैं नहीं, जब वे अपने पर आ जाते हैं तो हमारी एक भी नहीं सुनते हैं। उसी तरह से आरबीआई है, ऐसी कोई बैंक नहीं है जो वे मना कर दे कि हम सीआरआर नहीं देंगे। 100 रुपए जमा हुआ तो 5% आरबीआई को दे दो या 3%, जो भी आरबीआई ने निर्धारित किया हुआ है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सीआरआर कहा जाता है। दिस इज कंपल्सरी दोस्तों, ये बातें ध्यान रखिएगा। फिर आरबीआई क्या कहती है, एसएलआर की बात करती है। ठीक है, अब एसएलआर समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको कहानी में ये बताया था कि मम्मी पापा जो होते हैं वे कहते हैं कुछ पैसे आप जो कमा रहे हैं हमें देते चलिए और कुछ पैसे आप अपने पास रखते चलिए। तो उसी तरह से आरबीआई भी कहती है कि कुछ पैसे आप सीआरआर के पास, सीआरआर के रूप में हमारे पास देते चलिए, हमें जमा करते चलिए, और कुछ पैसे आप अपने पास रखते चलिए, क्योंकि आपके पास रहेगा तो आप जल्दी काम कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, एसएलआर कहा जाता है। एसएलआर में क्या होता है कि किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास अनिवार्यता रखना होता है, उसे क्या कहा जाता है, एसएलआर कहा जाता है। देखिए, इसमें बैंकों को क्या रखना पड़ता है, या तो वे नगद के रूप में रख सकती हैं, या तो वे स्वर्ण या एक तरह से विदेशी मुद्रा के तौर पर क्या कर सकती हैं, बैंक के अपने पास रख सकती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, एसएलआर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इस बात को समझ गए कि नहीं, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। देखिए, बैंकों को क्या करना पड़ता है, कुछ प्रतिशत, मतलब कुछ परसेंट जो 100% जमा हुआ उसका कुछ प्रतिशत सीआरआर के रूप में आरबीआई को देना पड़ता है और कुछ प्रतिशत के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। तो अपने पास अगर वे चाहें तो सोना वगैरह रख सकती हैं बैंक के, या एक तरह से विदेशी मुद्रा वगैरह फॉरेक्स रिजर्व रखना चाहती हैं तो रख सकती है, या सिक्योरिटी पेपर रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, एसएलआर कहा जाता है। अब बात करते हैं बेस रेट। बेस रेट का मतलब ये हो जाता है, यह वह दर हो जाता है जिससे नीचे कोई भी बैंक इससे नीचे की दर पर किसी को उधार नहीं देंगे। दरअसल क्या था, ये बेस रेट फिक्स करना पड़ा 2016 में। आरबीआई ने देखा कि बहुत सारे बैंकें क्या कर रही हैं, सस्ता दे रही हैं और अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। मैं आपको बताता हूं इस कहानी को। दरअसल क्या है कि बहुत सारी बैंकें जो थी पहले, 2016 के पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये इसको फिक्स किया गया। बहुत सारे बैंकें क्या करती थी पहले, जो उनके जानने वाले, उनके यार दोस्त, उनसे जिनका अच्छा संबंध रहता था, वे क्या करती थी, बहुत सस्ता लोन दे देते थे। भले ही आठ, क्योंकि बैंकें नहीं, बैंक में बैठे मैनेजर जो होते हैं वे, ठीक है, तो जो बैंक में बैठे मैनेजर होते हैं वे क्या करते हैं, अपने जानने वाले लोग को सस्ता लोन दे देते हैं, और जिससे बैंकों को घाटा हो जाता है, तो घाटा हो जाता था। तो दरअसल क्या हुआ, आरबीआई ने देखा कि बहुत सारी बैंकें क्या कर रही हैं कि फायदा कमाने के चक्कर में या एक तरह से लाभ ज्यादा कमाने के चक्कर में क्या कर रही हैं, सस्ता लोन दे रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब जनता के पास कई बार बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे महंगाई बढ़ा देते हैं। तो इसके वजह से आरबीआई ने क्या किया, 2016 में बेस रेट फिक्स कर दिया, और आरबीआई ने कहा कि देखो अब क्या करना है, इतने प्रतिशत के नीचे किसी भी बैंक को नहीं देना है लोन, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो आपका कितना ही जानने वाला क्यों ना हो और कितना ही एक तरह से अच्छा और विश्वासी एक ग्राहक क्यों ना हो, आपको इतने प्रतिशत के नीचे, मतलब इतने, जैसे मान लो 5% बैंक ने फिक्स कर दिया आरबीआई ने, तो इसके नीचे कोई भी बैंक, मतलब भारत की कोई भी बैंक 4% पर किसी को भी ब्याज नहीं दे सकती है, इसके ऊपर जितना भी देना चाहे दे सकती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, बेस रेट कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, बेस रेट कहा जाता है। आइए अब समझ लेते हैं इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन रहे हैं। आइए अब समझ लेते हैं इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, तो एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। प्रश्न में अगर आप देखें, प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था, जो कि हमने पहले ही पढ़ाया था। तो प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। तो चेम्बरलिन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, कीन्स कमीशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन की बात करते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। मतलब जो यहाँ पर नीचे दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये कह रहा है कि आरबीआई का काम आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो पहला है बैंकों का बैंक, क्रेडिट नियंत्रण, मतलब नियंत्रण कंट्रोल करना, विदेशी मुद्रा को रखने का काम आरबीआई करती है नहीं, और कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटन करना। तो इसमें से आप बताइए कौन सा सही है।
तो सही जवाब तो आप जानते ही हैं, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो कृषि विकास बैंक के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटन करने का काम आरबीआई का नहीं है, बल्कि किसका है, नाबार्ड का है। बल्कि किसका है, तो नाबार्ड का है दोस्तों। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, नाबार्ड बैंक ऐसा करती है। तो आरबीआई का काम है, आरबीआई जो है बैंकों का बैंक भी है और क्रेडिट कंट्रोल करने का भी काम करती है, विदेशी मुद्रा को भी रखने का काम करती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए 2-3 प्रश्न है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो है वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय और नाबार्ड। जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देने में तो आपको बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि अब तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सिक्कों की ढलाई का काम आरबीआई का नहीं है और 1 रुपए के नोट भी जारी करने का काम आरबीआई का नहीं है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय हो जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय ऐसा काम करता है। सिक्कों की ढलाई की बात करते हैं और 1 रुपए के नोट जारी करने का काम कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। और 1 रुपए के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट में आप जानते हैं कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया था। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था, पहला ऑप्शन है 1935, 49, 29, 14। जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अगर आप लोगों को यह क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस सर, आपने जो सारी बातें हमें समझाया हुआ है बहुत अच्छे समझ में आया हुआ है और क्लास भी बेहतर लग रही है। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1949। चलिए 19। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, बस यही लास्ट ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ, सी राजगोपालाचारी, एल के झा, सी डी देशमुख। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका जवाब तो आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। अब सोचिए, आप इसी तरह के अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते तो क्या आप कर लेते? क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता था, अब आपको सारी बातें पता हो गई हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी डी देशमुख, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर जो थे वे थे सी डी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर या वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से 1 जून, 1 अप्रैल से 30 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून और 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि 1 जुलाई से 1 जून, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सही हो जाएगा सॉरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1 जुलाई से 30 जून तक। मतलब 1 जुलाई से लेकर अगर आप देखेंगे तो 30 जून तक आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष माना जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप देखें तो 20 क्लास मैंने आपसे कहा है, तो ये बात तो आप जानते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको क्लास देखना पड़ेगा। वैसे 30-30 मिनट की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 30-30 मिनट, 35-35 मिनट की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो एक दिन में क्लास बनेगी तो वो एक दिन की वो पूरी क्लास मैं अपलोड कर दूंगा, चाहे 3 बने, 2 बने, 4 बने, ठीक है। मतलब 1 घंटे की क्लास जो भी होगी, 2 क्लास में, 3 क्लास में, तो ये मतलब हर दिन का मैं पूरा जितना मैंने सोचा है कि कॉम्प्रिहेंसिव जो मैं सिलेबस कवर करने वाला हूँ, तो हर दिन का मैंने टारगेट बनाया हुआ है। तो उसकी 1 वीडियो भी हो सकती है, 2 वीडियो भी हो सकती है, 3 वीडियो भी। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर समय लगता है तो आप लोग देखिए, मतलब उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, चीज़ों को देखिए, क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा से जनरल भाषा में अगर मैं समझाता हूँ तो आप जो नए हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा और जो पुराने हैं उनका जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। अगर आप लोगों को यह सीरीज बढ़िया लग रही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जिस हिसाब से मैं आपको चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर, इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखिए और जो और भी चीज़ें चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी, उसको भी मैं देता रहूँगा। हाँ, अगर मैं वो चीज़ें बंद भी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने टारगेट तो एक किया है 20 क्लास में, हाँ अगर वो चीज़ें बंद भी हो जाती हैं तो आप डरिएगा मत, ठीक है। अभी आपका एग्जाम बहुत समय है देने में, तो मैं इस 20 क्लास को बहुत जल्द ही कंप्लीट कर दूंगा। ये मत सोचिए कि 20 दिन लगाऊंगा, बहुत जल्दी से मैं कंप्लीट कर फिर से उस पर आ जाऊंगा एमसीक्यू पर।
चलिए आज की क्लास को अब यहीं स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।